नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास फंडामेंटल ऑफ आर्ट से संबंधित है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पहले एक एक करके उनको समझ लेते हैं। तो आपका पहला टॉपिक रहेगा कला क्या है, यानी व्हाट इज आर्ट। सेकंड टॉपिक रहेगा कला की उत्पत्ति। थर्ड टॉपिक रहेगा कला की परिभाषाएं। और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कला की विशेषताएं क्या हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम समझते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर है आपका कला क्या है, यानी व्हाट इज आर्ट। आप देखिए, आप सभी लोग कला के ही विद्यार्थी हैं और यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि कला क्या है, इसका आंसर अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। कला की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ये तक नहीं पता है कि वास्तव में कला होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे। अब समझिएगा, यहाँ पर कला वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को बाहरी रूप देता है। समझिएगा, यहाँ पर कला क्या है। कला एक ऐसा साधन है या फिर कला एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक भावनाओं की, यानी जो भी उसके अंतर मन में चल रहा है, जो भी उसके विचार हैं, उनको एक बाहरी रूप देता है जो देखने और सुनने वाले के मन में सौंदर्य बोध और भावानुभूति उत्पन्न करे। ठीक है, तो इसको हम कला की कैटेगरी में रखते हैं। आगे समझिएगा, यह केवल चित्र बनाना या गाना गाना ही नहीं है। जो कला है वो केवल चित्र बनाना या गाना गाना ही नहीं है, इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, बल्कि हर वह प्रक्रिया जिसमें रचनात्मकता, सौंदर्य और अभिव्यक्ति जुड़ी हो, यानी हर वो प्रक्रिया, हर वो क्रिया जिसमें क्रिएटिविटी हो, एस्थेटिक्स हो और एक्सप्रेशंस हो, उनको हम कला की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आगे समझिएगा, यहाँ पर प्राचीन गुहावासियों से लेकर कांच की खिड़कियों से झांकने वाले मानव तक कला का विकास क्रम रुका नहीं है। प्राचीन गुहावासियों से लेकर, यानी कि आदिमानव जब पृथ्वी पर आया था, या फिर प्रागैतिहासिक काल से लेकर कांच की खिड़कियों से झांकने वाले मानव तक, यानी कि आधुनिक समय तक कला का जो विकास है वो रुका नहीं है, बल्कि निरंतर होता रहा है। बल्कि देश काल की परिस्थितियों को निभाते हुए वह आगे बढ़ा है। उसे जब भी जो कुछ भी मिला, यानी जो मनुष्य है उसको जब भी जो कुछ भी मिला, उसके माध्यम से सृजन कार्य निरंतर चलता रहा। कितने ही माध्यमों का अब उपयोग हो चुका है, यानी आज के समय में तो बहुत सारे माध्यम हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ों व पत्थरों को काटकर विभिन्न देवालयों का निर्माण किया गया। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर मंदिर निकाले गए और पत्थरों को जोड़ जोड़ कर यहाँ पर एक से एक कलात्मक इमारतें उसने तैयार की। उनकी भित्तियों पर विभिन्न प्रयोग किए और ताड़पत्र, छाल, कपड़ा, कागज आदि जो कुछ भी उसे मिला उसने उसे ही सृजन का माध्यम बना लिया। यानी पहले के समय में तो ऐसा नहीं था। आदिमानव के पास में कुछ ही सीमित साधन थे जिसके द्वारा वो चित्रकारी करता था। लेकिन हम आज के समय की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम चित्रकारी करते हैं। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है, यानी हमारे मन में जो विचार हैं उनको हम कला के द्वारा एक दृश्य रूप प्रदान करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, आपके दिमाग में चल रहा है किसी आम का चित्र, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक कागज लेंगे, पेंसिल लेंगे और यहाँ पर आम का चित्र बना देंगे। तो हमारे मन में विचार आया आम का और हमने क्या किया, उसकी अभिव्यक्ति कर दी, ठीक है। यह सृजन शक्ति व्यक्तियों में अपनी विशेष मनोभावनाएं, संवेदनाएं व विचार पद्धति होने के कारण होती है। अब देखिए, ये जो सृजन शक्ति है सबकी अपनी अलग अलग है। अब जैसे किसी को मूर्ति कला पसंद है, किसी को स्थापत्य कला पसंद है, कोई गायन में माहिर है तो कोई काव्य करने में माहिर है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती हैं। और यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है वो किस प्रकार से यहाँ पर चित्रकारी करता था। ये गुफा है और इसमें ये कुछ चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए, आदिमानव ये सब बैठे हुए हैं, बीच में आग जल रही है।
फिर यहाँ पर आगे समझिएगा, अगला टॉपिक आता है कला की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ आर्ट। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कला की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जा सकता है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। तो चित्रकला का इतिहास जो है वो कितना पुराना है, जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। यानी जब से मानव ने जन्म लिया है, मानव पृथ्वी पर आया है, तब से चित्रकला चल रही है। और सत्य तो यह है कि चित्र बनाने की प्रवृत्ति हमेशा से ही हमारे पूर्वजों में विद्यमान रही है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आंखें खोली, यानी जब से पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है, जब से उसने प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोली, उस समय से ही उसने अपनी मूक भावनाओं को अपनी तूलिका के द्वारा, तूलिका यानी ब्रश के द्वारा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर अभिव्यक्त किया। तो मूक भावनाओं का मतलब है जो वो कह नहीं सकता था। अब देखिए, जो आदिमानव है वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसकी कोई लैंग्वेज तो थी नहीं, तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को वो चित्र के माध्यम से दीवारों पर या फिर चट्टानों पर व्यक्त करता था। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अब आदिमानव का मुख्य काम था शिकार करना। तो अगर वो अपने जो भी ग्रुप के लोग हैं उनसे कहता है, मतलब कहने की कोशिश करता है कि चलिए हम शिकार करने चलते हैं और जानवर को इस तरीके से घेरेंगे, तो उसकी कोई लैंग्वेज तो थी नहीं, तो वो क्या करता था, बीच में यहाँ पर जानवर बना दिया और यहाँ पर आदमियों को इस तरीके से बना दिया जो अपने हाथ में कोई भी औजार लिए हुए हैं, इस तरीके से। तो उसके कहने का मतलब ये है कि जानवर को हम इस तरीके से बीच में घेरेंगे और फिर इसके ऊपर हम अपने औजार से प्रहार करेंगे, जिससे कि हम इसका शिकार कुशलता से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्रकला के माध्यम से करता था। इसी से धीरे धीरे चित्रकला का विकास हुआ। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण से ही मनुष्य ने अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर और अपने साथियों को सुख दुख में भागीदार बनाने के उद्देश्य से अपने भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया। चट्टानों पर चित्र उकेरे जो कला के एक रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। कालांतर में कविता, संगीत, अभिनय और नृत्य के रूप हमारे सामने, मतलब नृत्य के रूप में हमारे सामने कला का प्रकटीकरण हुआ है। तो शुरुआत में क्या था? शुरुआत में आपकी काव्य कला हो गई, संगीत कला हो गई, नृत्य कला, अभिनय, ये सारी चीज़ें नहीं थी। स्टार्टिंग में केवल चित्रकला ही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जो मानव है उसका और हर चीज़ों में इंटरेस्ट आता गया, तो उस हिसाब से उसने चित्रकला में काम किया, संगीत कला में काम किया, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये भी एक गुफा का दृश्य है जिसमें यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चित्र बने हुए हैं। और ये भी देखिए प्रागैतिहासिक काल के ही चित्र हैं। तो शुरुआत में आपको ऐसे ही चित्र मिलेंगे, वो इतना ज़्यादा हर चीज़ के बारे में आदिमानव को जानकारी तो थी नहीं, तो आपको ऐसे ही चित्र मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो वैदिक साहित्य में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। वैदिक काल में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है और भारतीय साहित्य में कला शब्द को सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्रयुक्त किया गया था। अब इस लाइन को समझ लीजिए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था, तो ध्यान रखिएगा शिल्प शब्द का। और भारतीय साहित्य में सबसे पहले कला शब्द को हम ऋग्वेद में देखते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें किस ग्रंथ में दिखाई देता है, तो ऋग्वेद में। और यहाँ पर ऋग्वेद की एक सूक्ति भी दी हुई है कि यथा कला यथा सफ मग षुणसा नियामति। ये पंक्ति किसकी है? ऋग्वेद की। तो अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए कि कला का जो प्रयोग है, कला शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है, तो आप आंसर में ऋग्वेद लिख सकते हैं और साथ में इस पंक्ति को भी याद कर लीजिएगा। आपका आंसर जो है वो दिखने में बहुत ही सुंदर हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक यहाँ पर, अगला टॉपिक नहीं, अगला जो पॉइंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। अब एक ही लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए
कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया? भरत मुनि ने। कब किया? प्रथम शताब्दी में। और अपने किस ग्रंथ में किया? तो नाट्य शास्त्र में। अगर नाट्य शास्त्र की पंक्ति पूछ ले तो वो भी यहाँ पर दी हुई है, इसे भी देखिए यहाँ पर, ना तस् ज्ञानम ना तस् शिल्पम ना सा विधा ना सा कला। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति है ये नाट्य शास्त्र की है और इसी में देखिए जो भरत मुनि हैं इन्होंने कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कला शब्द दिया हुआ है। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या है तो वो भी समझ लीजिए। इसका अर्थ है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प ना हो और ऐसी कोई विधा नहीं जो कला ना हो। तो इसका अर्थ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में ललित कला को चारु और उपयोगी कला को कारु कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो महर्षि पाणिनि है इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसमें इन्होंने ललित कला को कहा है चारु कला और उपयोगी कला को क्या कहा है? कारु कला। अगर पूछ लिया जाए कि ललित कला को महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है तो ध्यान रखिएगा चारु कला और उपयोगी कला को कारु कला। अगला पॉइंट यहाँ पर, जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा से आया है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है तो संस्कृत भाषा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। तो कला जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का है और इसकी जो उत्पत्ति है वो कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? प्रेरित करना। और कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कंग धातु से भी मानते हैं, कल या फिर कंग दोनों, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। और कला का जो अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल, सुख देने वाला, कौशल इत्यादि। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कला शब्द का क्या अर्थ है तो आप लिख सकते हैं सुंदर, कोमल, मधुर, सुखदायी इत्यादि। तो ये सब क्या है? कला शब्द के ही अर्थ हैं। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट, अमरकोश में इसे कर्ण धातु से उत्पन्न माना गया है। यानी कि जो कला शब्द है अमरकोश ग्रंथ की अगर हम बात करें तो उसमें कर्ण धातु से उत्पन्न इसे माना गया है, जिसका अर्थ क्या है? प्रसन्न करना, मत करना, वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर समझिएगा अगला पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। अभी तो आप हिंदी का पढ़ रहे थे कला शब्द, अब यहाँ पर दिया हुआ है जो इंग्लिश का आर्ट शब्द है। ध्यान रखिएगा, कला के लिए जो इंग्लिश का आर्ट शब्द है इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो 13वीं शताब्दी में। कब से हुआ? 13वीं शताब्दी से। लैटिन भाषा के आर्ट्स या फिर आर्टम शब्द से जो इंग्लिश का आर्ट शब्द है वो उत्पन्न हुआ है। ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ क्या है? बनाना, उत्पन्न करना, फिट करना या फिर कुशलता। भारत में कला शब्द का सबसे प्रथम और प्रमाणिक प्रयोग भारत के नाट्य शास्त्र में पहली शताब्दी के आसपास मिलता है। तो ये तो अभी पॉइंट इससे ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कला शब्द का जो यथार्थवादी प्रयोग है वो किसने किया था? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्र में वर्णित है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है इसके चित्र सूत्र नामक प्रकरण में कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम मांगल्ये प्रथम होतद ग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम। अब इन पंक्तियों का अर्थ क्या है तो वो भी समझ लीजिए। कलाओं में चित्रकला सबसे ऊंची है, जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है वहां सदा मंगल की उपस्थिति होती है। तो ये था इन पंक्तियों का भावार्थ। और वही पॉइंट आगे दिया हुआ है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कलाओं में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो क्वेश्चन आपका दो प्रकार से आ सकता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है तो चित्रकला, या फिर ऐसे पूछा जाए कि चित्र सूत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है तो कौन सी है? चित्रकला। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती हैं कला की कुछ परिभाषाएं। तो एक परिभाषा आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति ही कला है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कला की परिभाषा बताइए तो आप सीधे कह सकते हैं मानवीय भावों की अभिव्यक्ति या प्रकाशन ही कला है।
अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने कला की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लेटो के अनुसार कुछ अलग है और अरस्तु के अनुसार कुछ अलग कला है। इसी प्रकार से और भी विद्वान हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो के अकॉर्डिंग। तो प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। इनकी दूसरी परिभाषा है कला सत्य की अनुकृति है। तो दोनों परिभाषाएं किसकी हैं? प्लेटो की हैं। पहली कला सत्य की अनुकृति है, दूसरी कला सत्य की अनुकृति है। नेक्स्ट यहाँ पर अरस्तु ने कहा है कला अनुकरण है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कला सत्य की अनुकृति है तो प्लेटो ने कहा है, कला अनुकरण है तो ये अरस्तु ने कहा है। फिर यहाँ पर क्रोचे ने कहा है कला बाह्य प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ठीक है। हीगेल ने कहा है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हीगेल के अनुसार कला क्या है? तो कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। टॉलस्टॉय ने कहा है कला भावों का संप्रेषण है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि संप्रेषण सिद्धांत किसका है तो टॉलस्टॉय का है और इन्होंने कला के बारे में कहा है कि कला भावों का संप्रेषण है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट आता है बॉमगार्टन के अनुसार। तो कला प्रकृति की अनुकृति है जिसे कल्पना द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। तो ये किसने कहा है? बॉमगार्टन ने। फिर यहाँ पर आते हैं कांट। इन्होंने कहा है कला आनंद है जिसमें लाभ हानि का विचार नहीं होता है। और फ्रायड ने कहा है कला दमित वासनाओं का उभार है। तो यहाँ पर मैंने जो भी आपको परिभाषाएं बताई हैं आप सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अनुसार कला की परिभाषा लिखिए, क्रोचे के अनुसार कला की परिभाषा लिखिए। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। फिर यहाँ पर आगे समझिएगा, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है भारतीय संदर्भ में कला की परिभाषा। अभी आपने जो ऊपर पढ़ा वो विद्वान जो हैं वो भारतीय नहीं थे। अब यहाँ पर भारतीय विद्वान आते हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे हैं भरत मुनि। इन्होंने कहा है कला रस की अभिव्यंजना है, सहृदय व्यक्ति यानी जिसके पास हृदय है तो सहृदय व्यक्ति इसका आस्वादन करता है, कला भाव की अभिव्यक्ति है। तो ये किसने कहा है? भरत मुनि ने। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं अभिनव गुप्त। इन्होंने क्या कहा है? कला में कलात्मक साधन की सहायता से अभिव्यक्ति काल्पनिक रूप में स्वयं अनुभव होता है। ठीक है, ये किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने। सारी परिभाषाएं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अगला पॉइंट रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। और महात्मा गांधी ने कहा है कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। तो ये सारी यहाँ पर जो परिभाषाएं थी वो समाप्त होती हैं। और आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कला की विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कला की विशेषताएं। अब इसे समझिएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है सृजनात्मकता। कला की एक विशेषता है कि इसमें सृजनात्मकता होती है, यानी कला में एक नयापन होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सौंदर्य बोध। कला देखने या सुनने वाले को आनंदित करती है या फिर प्रफुल्लित करती है। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं कि ये कला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कला जो है वो देखने में सुंदर होनी चाहिए, उससे कोई भाव प्रकट होना चाहिए, तभी हम उसको कला कहेंगे। अब हर एक तो कलाकार नहीं हो जाता है, जिसको उसके बारे में अच्छा ज्ञान होता है हम उसी को कलाकार कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट है अभिव्यक्ति। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है या फिर मन के विचारों को प्रकट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है संवेदनशीलता। कला हृदय को छू लेती है और भावनाओं को जागृत करती है। कई सारी पेंटिंग्स आप देखते हैं या फिर आप स्थापत्य में कोई ऐसा काम देखते हैं जिसको देखते ही एकदम जो मन है प्रफुल्लित हो जाता है और हृदय को स्पर्श कर जाता है कि क्या डिज़ाइन बनी है या फिर क्या अभिव्यक्ति की गई है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पर पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक दर्पण। कला किसी समाज और समय की संस्कृति, विचारधारा और जीवन शैली को प्रतिबिंबित करती है। यानी जो समाज में चल रहा होता है, जो चीज़ें समाज में उपस्थित होती हैं, उसको हम कला के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है कलाओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट।
तो इस टॉपिक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।